चेंज होती रहती है। तो लेट अस नो व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ओके, अब हम जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस होती क्या है। तो आपको पता ही है, कोई भी चीज़ जाननी है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा, एक कंडक्टर लेंगे, है ना। तो चलिए लेट अस टेक ए कंडक्टर अगेन। अभी हमें क्या जानना है बेटा, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना होगा बेटा, कंडक्टर, है ना। क्या लेना बेटा, कंडक्टर। लो जी, कंडक्टर हमने ले लिया है। और कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर क्या होती है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और लेट अस सपोज इस कंडक्टर को हमने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, जी है ना। अब होता क्या है, जैसे बैटरी से करंट फ्लो करेगा यानी चार्ज फ्लो करेगा यानी करंट सेटअप हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। साइकिल पार्किंग आप लोगों ने देखी है। एक साइकिल को हम पुश करते हैं तो आगे वाला साइकिल उसको गिराता है, उससे आगे वाला उसको गिराता है और उससे आगे वाला उसको, यानी वो आपस में गिरते चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, है ना। अब यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे यहाँ से बैटरी से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से बैटरी का V, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यानी पहले ये क्या है, ऐसे घूम रहे हैं जैसे क्लास में कोई टीचर ना हो और बच्चे पूरा फितूर उठा रखा हो, है ना, इधर उधर घूम रहे हो, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, जैसे रैली में लोग होते हैं ना, उनको डायरेक्शनली बिठाया ना गया हो। लेकिन जैसे ही वहाँ पे डायरेक्शन यानी टीचर आया तो वो सारे एकदम भागकर अपनी अपनी सीट पर बैठना चाहेंगे। तो उसके दौरान क्या होगा, वो इससे इस वाले से टकराएगा, वो वाला इससे टकराएगा, वो वाला इससे टकराएगा, यानी आपस में इनके बीच में क्या होता है बेटा, कोलिजन होता है। क्या होता है, कोलिजन। और जब कोलिजन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना। जैसे फैन है, फैन को 1 घंटा लगातार चलाते रहेंगे तो वो क्या है, हाथ लगा के देखते हैं तो वो गर्म मिलता है नीचे से। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कोलिजन। तो ये जो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस क्या होती है, ये कोलिजन की वजह से ही आती है ना। बेसिकली अब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, अपोज होता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, अपोज होता है। तो कहने का मतलब अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो रेजिस्टेंस एक तरह का अपोजिशन है। रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन। किसका अपोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट का। कब, जब ये कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, सिंपल। यानी इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो अपोजिशन ऑफर किया जाता है इनसाइड द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वेरी सिंपल, है ना। यानी क्या लिखेंगे डेफिनेशन बेटा, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, जो अपोजिशन ऑफर किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट का, करंट के द्वारा इनसाइड द कंडक्टर, दैट इज इट्स रेजिस्टेंस। क्लियर है बेटा। यानी रेजिस्टेंस का दिमाग में नाम आ रहा है, रेजिस्टेंस का मतलब काम ही क्या होता है, अपोज करना, विरोध करना, है ना। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है बेटा, अपोज करना। जैसे संसद में क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो किसका काम करती है बेटा, रेजिस्टेंस का। मोस्ट ऑफ चीज़ों को वो क्या करती है, विरोध करती है। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर वो रेजिस्टेंस का काम नहीं करती है ना। तो जो अपोजिंग पार्टी है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करती है। अपोजिशन, अपोज करना जिसका काम हो वो करती है रेजिस्टेंस। क्लियर है बेटा रेजिस्टेंस, ठीक है। फार्मूला आपको पहले से पता है, ओम्स लॉ से फार्मूला क्या बनेगा बेटा, V/I, है ना। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का जन्म कहाँ हुआ, ओम्स लॉ के अंदर, है ना। रेजिस्टेंस का जन्म कहाँ पे हुआ बेटा, ओम्स लॉ के अंदर। इसका मतलब इसकी SI यूनिट भी क्या होगी, ओम्स होगी।
क्योंकि ओम्स ने क्या भाई, मैंने अपनी नई क्वांटिटी दी है तो मैं मेरे नाम पे रखूँगा इसको, है ना। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, ओम्स, है ना। और इस ओम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाला ओम नहीं लिखना, ठीक है ना। ये ओम फिजिक्स में ओम कैसे होता है बेटा, ऐसे होता है ना। तो आपने हमेशा याद रखना ओम का मतलब दैट वन। क्लियर है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम्स होगी। क्यों होगी सर, क्योंकि रेजिस्टेंस कहाँ से प्रोड्यूस हुई, ओम्स लॉ से। उसने अपने नाम पे क्या रख दी, इसको यूनिट रख दी, तो दैट इज ओम्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लाइक दिस। क्लियर है बेटा यहाँ पे, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है बेटा, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ठीक है बेटा। भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। तो बेसिकली बेटा वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं ना। तो 4 फैक्टर कौन से होते हैं बेटा, फर्स्ट फैक्टर जो होगा हमारा वो होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है बेटा। एक कंडक्टर की लेंथ का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। आपको पता है रेजिस्टेंस किसकी वजह से होती है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से, है ना। तो लेट अस टू अंडरस्टैंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर अगेन वी टेक ए कंडक्टर, है ना। दोबारा से हम क्या लेंगे बेटा, एक कंडक्टर लेंगे। लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, एल है। इसकी लेंथ कितनी है, एल है। अब एक चीज देखो, कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। और जैसे इस कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है, अगेन सेम प्रोसेस होना दोबारा से साथ, है ना। तो यहाँ से करंट सेटअप हो जाएगा, यहाँ से करंट क्या हो जाएगा बेटा, सेटअप हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर इस कंडक्टर की लेंथ इतनी है तो इनके बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। अगर हम इस लेंथ को बढ़ा देंगे तो कोलिजन और ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यानी रेजिस्टेंस और बढ़ेगी। जितना कंडक्टर को लेंथ वाइज बढ़ाते जाओगे कोलिजन क्या होता जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ता चला जाएगा। कोलिजन क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर कोलिजन बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है। रेजिस्टेंस किसकी वजह से बढ़ रही है, लेंथ बढ़ाने की वजह से बढ़ रही है। इसका मतलब पहला जो फैक्टर होगा, जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर की, वो किस लेंथ के क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यानी जितना हम रेजिस्टेंस को लेंथ को इंक्रीज करेंगे उतनी ही क्या इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। क्लियर है बेटा। सेकंड फैक्टर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकंड फैक्टर हमारा कौन सा होता है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मैंने आपको पहले भी शायद एक बार बताया था बेटा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर मैं इस कंडक्टर के होल एरिया, कंप्लीट एरिया की बात कर रहा हूँ, दैट इज इट्स ओनली एरिया। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दैट क्रॉस सेक्शन, अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ से एंटर करने की और यहाँ से लीव करने की, ठीक है ना, तो ये आपका क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कर रहे हैं और यहाँ से लीव कर रहे हैं, दैट एरिया इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट एरिया इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है। अब एक चीज देखो, मैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो क्लासरूम है ना, इस क्लासरूम का एक डोर है इतना इतना वाइड,
अब यहाँ से जैसे बच्चे 20 बच्चे हैं, एक साथ निकलेंगे तो वो कम रास्ते डोर का अगर स्पेस कम है, अगर एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा। अगर इस डोर की विड्थ को बढ़ा दिया जाए और चौड़ा कर दिया जाए तो यहाँ पर एक आसानी से निकलेगा नहीं निकले, तो उनके बीच में कोलिजन क्या होगा, कम होगा। यानी दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो उनके बीच में कोलिजन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देंगे तो कोलिजन क्या होगा, कम होगा। और कोलिजन कम होना और कोलिजन ज़्यादा होना डायरेक्टली अफेक्ट किसको कर रहा है, रेजिस्टेंस को। यानी जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो कोलिजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो कोलिजन क्या होगा, ज़्यादा हुआ। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। दोनों एक दूसरे क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बेटा। अब थर्ड जो फैक्टर है हमारा वो है नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या है बेटा, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए कौन सी वायर यूज करते हैं बेटा, कॉपर वायर यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांस। अब इसकी जगह हम आयरन की वायर क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर के कंपैरिजन में तो आयरन क्या होगा, ज़्यादा सस्ता होता है ना। लेकिन हम आयरन की वायर यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है ना। आयरन की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आयरन को यूज नहीं करते। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो कोलिजन ज़्यादा होगा, और कोलिजन ज़्यादा होगा तो जो पीछे से पावर आ रही है उसका लॉस भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। इसीलिए आयरन को हम यूज़ नहीं करते। क्योंकि सर कॉपर से ज़्यादा कंडक्टिविटी तो किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। लेकिन एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में गोल्ड और भी ज़्यादा कंडक्टिव होता है, यानी इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, और भी ज़्यादा कम होती है। कॉपर से कम रेजिस्टेंस किसकी होती है, एल्यूमिनियम से कम गोल्ड की। लेकिन वो क्यों नहीं यूज करते। अब एक बात बताओ आप लोग, अगर हम गोल्ड की वायर कर लेते हैं तो हमारे पास वो कितनी महंगी होती है बेटा, पता चले लोग ही चिपके हुए हैं वायर से, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, हमें क्या देखना होता है, उसकी कॉस्ट भी देखनी होती है और उसकी प्रॉपर्टी भी देखनी होती है ना। तो कॉपर क्या है, एक सूटेबल है केस है उस केस में, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हमने आयरन की बात करी, कॉपर की बात करी, किसकी बात की, एल्यूमिनियम की बात करी है ना, और गोल्ड की बात करी। तो हमें डिफरेंट अब हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। किसी की रेजिस्टेंस कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की और ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है। तो हर एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। इसी प्रकार इसीलिए ये जो फैक्टर होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, भाई कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसके मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्टर पढ़ने से पहले एक बार हम इन दो इक्वेशन को और क्या कर लेते हैं बेटा, कंबाइन कर लेते हैं। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर है बेटा। R is proportional to L and R is inversely proportional to 1/A. Okay, so combine करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो R is proportional to L/A. R is proportional to L/A. ठीक है बेटा। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, इस प्रोपोर्शनल को हटाना होता है, इसकी जगह क्या लेके आना होता है बेटा, इक्वल टू, और इसके नाम का कोई क्या आता है, कांस्टेंट, और ये क्या रहेगा एज इट इज। अब एक बात बताओ, ओम्स लॉ से फार्मूला क्या है था आर का, आर इज इक्वल टू V/I, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या नया फार्मूला आपके पास आया, जी सर, आया कि नहीं आया, है ना। अब इस रो को क्या बोलते हैं बेटा, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and is known as resistivity। क्या बोलते हैं इसको, resistivity of the
कंडक्टर। यानी जो नेचर ऑफ मटेरियल है, जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर कंडक्टर सेम नेचर के है तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी बेटा, सेम रहेगी। यानी अलग अलग नेचर की रेजिस्टिव कंडक्टर है तो आपके पास रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब इसका यहाँ से एक नई चीज का जन्म हो चुका है बेटा, दैट इज रेजिस्टिविटी। और हमें क्या मिल चुका है, एक नया फार्मूला, क्या करने के लिए, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। कब, जब हमारे पास लेंथ गिवन हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन हो और रेजिस्टिविटी गिवन हो। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना हमेशा, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। क्लियर है बेटा? अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है ना। अब यहाँ से ये क्लियर है बेटा, फार्मूला कहाँ कैसे आया। ठीक है, एक बार यहाँ पे नई चीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है, रेजिस्टिविटी। अगर मुझे रेजिस्टिविटी ही कैलकुलेट करनी हो तो मुझे क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे मुझे इस रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कहाँ से करें, यहाँ से कर देते हैं ना, कहाँ से करें, यहाँ से कर देते हैं बेटा। देखिए अब मान लीजिए यहाँ से रेजिस्टिव, जिस भी चीज को निकालना उसको सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है जी, ए नीचे है, उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। यानी रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, आर ए बाय एल। रेजिस्टिविटी क्या होगी, आर ए बाय एल। अब मान लेते हैं कि जो कंडक्टर हमने लिया था, अभी तो वो लुप्त हो गया, लेकिन जो कंडक्टर हमने लिया था उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होगा, 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल है, 1 मीटर स्क्वायर, है ना। और लेंथ किसके इक्वल उसकी, 1 मीटर। अब एक बताओ, रो कितना, 1 बाय 1, यानी रो किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल। तो उस केस में रो किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल। रो किसके इक्वल आ गया, आर के। अब रो इक्वल टू आर आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, एक तरह से रेजिस्टेंस को ही मेजर करती है। क्या करती है, एक तरह से रेजिस्टेंस को ही मेजर करती है ना। तो आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे, रेजिस्टिविटी इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जब आपके पास कोई भी कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो वहां पे जो रेजिस्टिविटी होगी वो एक तरह से क्या मेजर कर रही है, रेजिस्टेंस मेजर कर रही है। क्या मेजर कर रही है बेटा, वो रेजिस्टेंस मेजर कर रही है। क्लियर है बेटा? अगर ऐसा यूनिट निकालेंगे, निकाल दो ऐसा यूनिट। आर की क्या होती है बेटा, ओम्स होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या होती है बेटा, मीटर स्क्वायर होती है। लेंथ की क्या होती है बेटा, मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल, आपके पास क्या बचा बेटा, ओम मीटर। यानी जो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होगी वो किसके इक्वल होती है बेटा, ओम मीटर। किसके इक्वल होगी, ओम मीटर। किसके इक्वल होती है, ओम मीटर के इक्वल होती है। क्लियर बेटा? कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल है, आर की पुट करो, ए की पुट करो, एल की पुट करो, कट वट करो, कैंसिल होकर अपने आप आ जाएगी। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के आपके बारे में रेजिस्टिविटी के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन होती क्या है, इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना। उसके बाद उसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, ओम मीटर। क्या होगी, ओम मीटर। फार्मूला क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना। कि मान लो जैसे आपको न्यूमेरिकल आगे जब हम करेंगे तो उनमें दे देंगे 2 कंडक्टर है सेम नेचर के, क्या है, 2 कंडक्टर है सेम नेचर के, लेंथ ये गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये गिवन है। तो आप बताइए रेजिस्टिविटी कितनी चेंज होगी। अरे रेजिस्टिविटी चेंज वहां पे नहीं होगी। अगर सेम नेचर के है तो रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा रेजिस्टिविटी के बारे में था। और थर्ड फैक्टर था नेचर ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट फैक्टर हमारा